दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि पार्ट 2। इससे पहले हम राष्ट्रीय काव्य धारा की पृष्ठभूमि को लेकर एक वीडियो बना चुके हैं और ये उससे अगली वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि। भारतेंदु युग से राष्ट्रीय काव्य धारा का जागरण काल आरंभ होकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में पुनर्जागरण काल भारतीय राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना का काल कहा जाना प्रासंगिक लगता है। स्वतंत्रता की आकांक्षा की दुमदुभी पुरजोर ढंग से बजने लगी थी। इस राष्ट्रीय अभियान में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान प्रभृति हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय काव्य धारा के सृजक अपने काव्य सृजन के द्वारा राष्ट्रवाद की धारणा को प्रतिफलित होने का अवसर प्रदान कर रहे थे। हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण के साथ छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत इन्हीं राष्ट्रवादी कवियों की धारणाओं से प्रेरणा ग्रहण करते हुए प्रसाद जी ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती का गायन करने लगे थे। वहीं महादेवी वर्मा चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना का गायन करने लगी थी। पंत और निराला जी के मन में भी राष्ट्रवादी हिलोरें भारत वंदन का गुणगान करने में संचालित थी। इसी छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में सुभद्रा कुमारी चौहान की भूमिका कम कर आंकी नहीं जा सकती। सभी कवि संवेद रूप से आजादी का दीप प्रज्वलित करने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं। हिंदी साहित्य जिन दिनों छायावादी दौर से गुजर रहा था, उन्हीं दिनों छायावादी काव्यधारा के समानांतर और उतनी ही शक्तिशाली एक और काव्यधारा भी प्रभावमान थी। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संघर्ष को स्पष्ट और उग्र स्वर में व्यक्त किया है। छायावाद में राष्ट्रीयता का स्वर प्रतीकात्मक रूप में तथा शक्ति और जागरण गीतों के रूप में मिलता है। इसके बजाय माखनलाल चतुर्वेदी अपने वीरव्रती शीर्षक कविता में लिखते हैं, मधुरी वंशी रणभेरी का डंका हो, अब नव तरुणाई पर किसको क्या शंका हो। बालकृष्ण शर्मा नवीन विप्लव गान की रचना करते हैं, एक और कायरता कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूढ़ विचारों की वे अचल शिला विचलित हो जाए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी के रूप में पूरा वीर चरित्र लिख दिया, जाओ रानी याद करेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। किंतु छायावाद की सीमा रेखा इस धारा की सीमा रेखा नहीं है। इसने पूर्ववर्ती मैथिली शरण गुप्त और परवर्ती दौर में भी रामधारी सिंह दिनकर के साथ अपना स्वर प्रखर बनाए रखा। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवियों के बारे में बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले का सिमरिया घाट उनकी जन्मस्थली है। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति
की पुकार है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्ति का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जबकि कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। दिनकर की हुंकार रेणुका विफतगा में कवि ने साम्राज्यवादी सभ्यता और ब्रिटिश राज्य के प्रति अपनी प्रखर ध्वंसात्मक दृष्टि का परिचय देते हुए क्रांति के स्वरों का आह्वान किया है। पराधीनता के प्रति प्रबल विद्रोह के साथ इसमें पौरुष अपनी भीषणता और भयंकरता के साथ गरजा है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय है। उठो उठो कुरूतियों की राह तुम रोक दो, बढ़ो बढ़ो की आग में गुलामियों को झोंक दो। स्वतंत्रता की प्रथम शर्त कुर्बानी व समर्पण को काव्य का विषय बना। क्रांति व ध्वंस के स्वर से मुखरित दिनकर की कविताएं नौजवानों के शरीर में उत्साह भर उष्ण रक्त का संचार करती हैं। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, पद दलित उसे करना पीछे, पहले ले मेरा शीश उतार। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिभा यथार्थ की भूमि ग्रहण करती है और युग की भूमि में सांस लेती है। इस कवि का अपने युग से अनिवार्य और अविच्छिन्न संबंध था। कवि की रचना युग से ज़्यादा प्रभावित है और वह युग की समस्याओं और गतिविधियों को अपने काव्य में मुखरित करता है। रामधारी सिंह दिनकर इसी कोटि के रचनाकार थे। वे साहित्य और समाज के सजग प्रहरी थे। देश के प्रति प्रेम और निष्ठा रखना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य होता है। जिस देश के अन्न जल को ग्रहण करके व्यक्ति बड़ा हो, उसके प्रति मर मिटने की भावना ही सच्चे देश प्रेमी की परिभाषा है। उन्होंने देश के प्रति अगाध स्नेह और प्रेम प्रदर्शित किया। उनकी रचनाएं देशभक्ति और राष्ट्रीयता का ज्वलंत दस्तावेज हैं। देश प्रेम की भावना विकसित होने पर व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ जाती है और उसे कण कण में मातृभूमि की प्रति छवि झलकने लगती है। उस देश के समस्त नर नारी पशु पक्षी पेड़ पौधे अपने जाने पहचाने से लगने लगते हैं तथा उनका दुख दर्द अपना मालूम पड़ता है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, जब मनुष्य के राग वृत्ति का विस्तार होता है तो वह अपने व्यक्तित्व से परिवार से ग्राम, नगर, फिर प्रदेश, देश और इसके आगे विश्व तक व्यापक हो जाता है। देशभक्ति में स्वयं का वृत्त समग्र देश और उसके निवासियों तक विस्तृत हो जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई ग्राम में हुआ था। इनके पिता इसी ग्राम के स्कूल में अध्यापक थे, इसलिए उनकी आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। अपने जीवन का आरंभ इन्होंने एक अध्यापक से किया। इन्होंने प्रभा, प्रताप तथा करमवीर नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा था। प्रारंभिक काल में इन्होंने क्रांति का सहारा लिया, किंतु बाद में बापू के सत्य और अहिंसा से प्रभावित होकर उन्हीं के अनुयायी बन गए। छायावाद युग के इनके प्रमुख कविता संग्रह हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी हैं। भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के वे अनूठे हिंदी रचनाकार थे। प्रभा और करमवीर जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए। इसके लिए उन्हें अनेक बार ब्रिटिश साम्राज्य का कोपभाजन बनना पड़ा। वे सच्चे देश प्रेमी थे और 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए। आपकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में देश प्रेम और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी है। कन्हैयालाल सहल ने लिखा है, उदात्त आदर्शों की रक्षा के लिए जो कवि बलिदान की भावना को लेकर मृत्यु की जय जयकार कर रहा हो, जो केवल स्वप्न लोक में ही नहीं बल्कि वास्तविक जगत में भी राष्ट्रीय पथ का सच्चा पथिक रह चुका हो,
और जेलों में ही जिसके रवि उगे और अस्त हुए हों, उस कवि काव्य की ओजस्विता और मार्मिकता का तो भला कहना ही क्या। दिनकर ने माखनलाल चतुर्वेदी को शरीर से योद्धा, हृदय से प्रेमी, आत्मा से विह्वल भक्त और विचारों से क्रांतिकारी बताया है। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के समस्त कवियों ने अपने काव्य में देश प्रेम व स्वतंत्रता की उत्कट भावना की अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रणेता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, माता, युगचरण, समर्पण आदि के काव्य कृतियों के माध्यम से उनकी राष्ट्रीय भाव छाया से अवगत हुआ जा सकता है। चतुर्वेदी जी ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर जनतंत्रात्मक पद्धति की स्थापना का आह्वान किया। गुप्त जी के बाद स्वातंत्र्य श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी का अविस्मृत नाम न केवल राष्ट्रीय गौरव की याद दिलाता है, अपितु संघर्ष की प्रबल प्रेरणा भी देता है। जेल की हथकड़ी आभूषण बन उनके जीवन को अलंकृत करती है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कैदी और कोकिल कविता से लिया गया है। पिस्तौल, गीता, आनंदमठ की जिंदगी ने इनके भीतर प्रचंड विद्रोह को जन्म दे। वैष्णवी प्रकृति, विद्रोह और स्वाधीनता के प्रति समर्पण भाव ने इनके जीवन को एक राष्ट्रीय सांचे में ढाल दिया। 1912 में उनकी जीवन यात्रा ने बेड़ियों की दुर्गम राह पकड़ ली। उनके हृदय में चाहा है, अपने हृदय में आहा है, कुछ भी करें तो शेष बस ये बेड़ियों की राह है। 1921 में कर्मवीर के सफल संपादक चतुर्वेदी जी को जब देशद्रोह के आरोप में जेल हुई, तब कानपुर से निकलने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र, प्रताप और महात्मा गांधी के यंग इंडिया ने उसका कड़ा विरोध किया। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता की यह चिरजीवी पंक्तियां उस भारतीय आत्मा की पहचान कराती हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के दुर्गम पथ में यातनाओं से कभी हार नहीं मानी। जो कष्टों से घबराऊं तो मुझमें कायर में भेद कहाँ, बदले में रक्त बहाऊं तो मुझमें डायर में भेद कहाँ। अनुभूति की तीव्रता की सच्चाई, सत्य, अहिंसा जैसे प्रेरक मूल्यों के प्रति कवि की आस्था, दृढ़ संकल्प, अदम्य उत्साह और उत्कट अभिलाषा को लेकर चलने वाला ये भारत माँ का सच्चा सपूत, साहित्य, शास्त्र और कर्म यंत्र से दास्ता की बेड़ियों को काट डालने का दृढ़ धारण करके जेल के सींचों के भीतर तीर्थराज का आनंद उठाता है। राष्ट्रवादी कवियों ने राष्ट्रवादी काव्यधारा के परिवेश में उत्तेजना का शंखनाद कर भारतीयों को चिर निद्रा से जागृत किया। इस युग के कवियों ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की कटु आलोचना करते हुए जनता में संगठनात्मक भावना पैदा की। यही कारण है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में सर्वत्र राष्ट्र प्रेम और उत्तेजना के तीव्र स्वर विद्यमान है। उन्होंने निर्भीकता पूर्वक राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। उनका यह उत्तरदायित्व देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता का द्योतक है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही हम रखते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा के इन दो प्रमुख कवियों की चर्चा हमने की। वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने छोटी रखी है, और अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय काव्यधारा के शेष कवियों का वर्णन करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर के या हिंदी साहित्य के अन्य किसी टॉपिक को लेकर के कोई सवाल हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और अपने साथियों के साथ वीडियो को साझा कीजिए। और हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसके माध्यम से अध्ययन करने के लिए प्रेरित कीजिए। हम वीडियो में मुख्य रूप से सभी चीज़ें लिख कर के आपको स्पष्ट समझाते हैं। इसमें और किसी चीज़ को न दिखा करके हम डायरेक्ट जो आपको अध्ययन करना है वही चीज़ दिखाते हैं। तो ये कुछ अलग तरह का एक पैटर्न हमने अपनाया है। बोर्ड पर लिखकर
या सामने बैठकर लेक्चर देने के बजाय ये एक पैटर्न है। यदि हम आवश्यकता महसूस करेंगे या विद्यार्थी कहेंगे तो हम वो वाले पैटर्न भी अपना लेंगे जो बोर्ड वाले हैं, या लेक्चर देने की आवश्यकता होगी तो वो। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।